हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आई होप आप लोग रेडी होंगे आज की क्लास के लिए। तो आज का टॉपिक है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। अगेन आज की जो क्लास है आपकी, उसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड के जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। बट ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये भी आपके हर साल एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो आपके बेसिक्स क्लियर होना भी ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी आपको कि रिसर्च के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन, अराउंड 200 क्वेश्चंस मैंने वेबसाइट पे डाल दिए हैं। तो अब आप लाइव प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लाइव मॉक भी दे सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सैम्पल रिप्रेजेंट्स। तो जल्दी से आंसर कीजिए। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये सारी चीज़ें। ओके, तो सैम्पल क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, इससे पहले की 2 क्लास में मैंने आपको बताया था। तो जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। यस, राइट आंसर इज सी, दैट इज पॉपुलेशन। ठीक है, सैंपल को हम पॉपुलेशन में से ही निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोकॉपी ऑफ बुक्स इज नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट एज इट इज। एक चीज़ और है, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में किस टॉपिक से आया है। अक्सर बच्चे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया है। ठीक है, तो सारे सिलेबस का हर एक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और रिप्लाई कीजिए। ओके, तो आप लोगों में से कुछ लोग का ये भी कहना था कि वेबसाइट पे हिंदी में उनको क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में भी क्वेश्चन डालने की। पहले मैं एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश में डाल दूं, उसके बाद हम हिंदी में भी क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। ओके, so right answer is A, that is violation of intellectual property. Okay, A is the right answer. फोटोकॉपी ऑफ बुक जो है ये पैराग्राफिज्म में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप उसको कहीं पर अपना यूज़ कर नहीं रहे हो कि आपका किया हुआ है या आपका मतलब सब आप उसको इस तरीके से नहीं दिखा रहे हो कि आपके वो मटेरियल है। ठीक है, वो आप फोटोकॉपी है, वो किसी और की चीज़ आप लगा रहे हो वहाँ पर, तो इट मीन्स कि वो एक क्या है, आप किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या उसकी कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हो। जो कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, रॉयल्टी होती है, ये सारा कुछ आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है, तो जब भी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है या इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कॉपीराइट की बात कर रहा है, जो कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट होता है। और ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका जो एथिक्स, रिसर्च एथिक्स है, उस टॉपिक से निकला हुआ है ये क्वेश्चन। वेबसाइट का नेम है www.thedynamicstudy.com। ठीक है, डायनेमिक स्टडी के आगे दा लगा लीजिएगा, वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल के इसमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं ये आपको बताना है। ओके, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि नेट का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, एप्लीकेशन डेट उन्होंने दे दी है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है फिल करना, तो आप लोग एप्लीकेशन अपना फिल कर दीजिए। उसके बारे में भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे दी हुई है, वेबसाइट पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। जिनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, एक बार आप जब लॉगिन आप लोग कर रहे हैं तो एक बार कैप्स ऑन और कैप्स ऑफ करके देख लीजिए। हो सकता है जब आप पासवर्ड डाले हो तो आपने कैप ऑन रखा हो, मतलब कैपिटल लेटर में आपने डाल दिया हो और बाद में आप उसको स्मॉल लेटर्स में ट्राई कर रहे हो, इसलिए आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है। अगर आपका तभी भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप ट्राई कीजिए किसी ऑल्टरनेट कोई ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर आपके पास हो तो उससे आप ट्राई कर लीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। यहाँ पे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बात की गई है। मैंने आपको हमेशा बोला कि रिसर्च के क्वेश्चंस जब भी आप देखिए, आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देखकर, हमेशा वहाँ पर ये देखना है कि कौन सा कीवर्ड ऐसा है जिसके बारे में आपको पता है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आपको इजीली पता है कि क्वांटिटेटिव क्या होता है, जहाँ पर आपको किसी नंबर्स की बात की जाए, और क्वालिटेटिव वो वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पर हम फीलिंग्स, एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पर एज, टेम्परेचर, इनकम, हाइट, ये सारी चीज़ें आपकी क्वांटिटेटिव हैं। जेंडर, रिलीजन, ये क्वालिटेटिव है। बी जो है आपका, वो भी ग्रेड पॉइंट, एवरेज, एंजाइटी लेवल, रीडिंग परफॉर्मेंस, ये सारा कुछ आपका क्वांटिटेटिव है। तो राइट आंसर आपका होगा डी, दैट इज बोथ ए एंड बी।
ओके, सारिका बोल रही हैं कि 3 से 4 बार में हुआ है बट मेरा हो गया है मैम। ओके, लॉगिन का हो गया वेबसाइट पे। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है जब एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट ट्राई कर रहे होते हैं लॉगिन करने को या अपनी आईडी बनाने को, लॉगिन करने को तो नहीं बट आईडी बनाने की जब कोशिश कर रहे होते हैं तो सर्वर थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आपका अभी नहीं हो रहा हो तो थोड़ी देर बाद आप ट्राई करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस होती है रिसर्च को कंडक्ट करने की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च से है। ठीक है, ओके, निकिता का इजीली लॉगिन हो गया था। देखिए एक चीज़ और है, जब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हो, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, पारुल की क्वेरी है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एंजाइटी लेवल बोला है। आप हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दिया कीजिए कि सबसे सामने क्या चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आप देख रहे होते हैं तो आपको ये देखना है कि पहला वर्ड क्या है। एज आपको पता है नंबर में लिखा जाता है, ग्रेड पॉइंट एवरेज नंबर में लिखा जाता है। उसके बाद की क्या चीज़ें हैं वो आपको मेजर, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। एंजाइटी लेवल भी एक तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हो सकता है किसी पर्सन की एंजाइटी लेवल ऑन द रेटिंग स्केल 9 हो सकता है किसी का 7 हो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दी होती है। पहला जो वर्ड होता है आपको हमेशा वो ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, फॉर्मुलेशन जब हम एक बार हाइपोथेसिस बना लेते हैं उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ये क्या है, ये सीधे सीधे आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च का क्वेश्चन है। ओके, स्टेप्स ऑफ रिसर्च याद कर लीजिएगा, किसके बाद क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च क्या है ये आपको बताना है। बेसिक्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन है आपका, बट अगेन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपको ये लग सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे आंसर देना है इसका। एक चीज़ और है, साइट पे मैंने क्या किया है, मैंने आपको क्विज 1 2 3 4 करके इस तरीके से क्विज की नंबरिंग की है। तो आप डेली क्या करें, आप डेली एक क्विज अटेम्प्ट करें या 2 क्विज, जितनी भी आपको टाइम, जितना भी आपको मिल पा रहा है, और आप कहीं पे नोट डाउन करते जाएं कि आपने 1 क्विज दे ली, 2 क्विज दे दी। और उसके साथ साथ एक चीज़ और मैंने फीचर वहाँ पे डाला है कि आप टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने रिसर्च टॉपिक पढ़ा और आज के दिन में आपने सिर्फ बेसिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ा, तो बेसिक्स ऑफ रिसर्च के ऑलरेडी क्वेश्चंस वहाँ अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, आपको क्विज में से ढूंढना है कि कहाँ पर बेसिक ऑफ रिसर्च की क्विज है, वो ऊपर ही आपकी लिखी हुई है और वहाँ पे आप उस पूरे क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उससे आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज भी आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो और 1 2 3 4 करके भी आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। Okay, right answer is C, that is working in a scientific way to search for truth of any problem. Okay, C is the right answer. बाकी आंसर्स क्यों नहीं है यहाँ पर, देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि नेट के एग्जाम में कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको ये लगता है कि सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, बट वहाँ पर आपको बेस्ट सूटेबल देखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सर्चिंग अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं बोली कि बार बार खोजना, क्या बार बार खोजना। जब तक कहीं भी रिसर्च में कोई साइंटिफिक टेक्निक या मेथड नहीं इन्वॉल्व होगा वो रिसर्च नहीं होगी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्वे रिसर्च आर क्लासिफाइड अंडर द। ओके, सारिका बोल रही है कि मैम डेली 3 कर रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं, बट मैम इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हिंदी में भी दे दें। मैंने आपको बोला कि जिस तरीके से मैं पहले क्या कर रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहले आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ, 200 क्वेश्चन इस तरीके से। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में भी क्विज प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो परेशान मत होइए। ओके, अंजलि, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस ऐड होंगे। अभी तक मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड पे डाल दिए हैं। अब एक एक करके मैं एक एक यूनिट के सारे आपके क्वेश्चंस डालूंगी। आई थिंक रिसर्च जो आपका ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो शायद पॉसिबल ना हो पाए डालना, वो मतलब उसके क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं। अदरवाइज बाकी सारे मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे आपके डाल दूँ जितने भी क्वेश्चंस हैं। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। ये दोनों ही आपके राइट आंसर हैं। ओके, let's move forward. Next question is, who said statistics has been defined as the science of counting? Science of counting किसने बोला था स्टैटिस्टिक्स को, ये आपको बताना है।
वेलकम रंजना। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं पेपर 1 से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकती हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा। उसके साथ साथ पेपर 2 के भी कुछ वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज BOWLEY। बॉले ने ये बोला था कि स्टेटस जो है वो साइंस ऑफ काउंटिंग है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, जो डेफिनेशंस पे बेस्ड होते हैं या किसी की क्या फिलॉसफी रही है, किसने क्या कहा है, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। या तो ये आपको आते होते हैं या तो ये आपको नहीं आते होते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा जो आपका तरीका होता है वो ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस पढ़ें, उसके बाद आप इन तरीके के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब दैट what take place in the so-called preparation stage of the creative process as applied to the solution of a particular problem। आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ओके प्रियंका, मैं कोशिश करूंगी, मैं देखूंगी कि उसमें आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आपके पैसेजेस या नहीं। ठीक है, ओके ओके रंजना गुप्ता, आपका पेपर 2 सब्जेक्ट एजुकेशन है। एजुकेशन का अभी हमारे पास फ्री कोर्स तो नहीं अवेलेबल है, पेड कोर्स आपका अवेलेबल है एजुकेशन का। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज द पर्सन गोज थ्रू सम एक्सपीरियंस लीडिंग टू द जनरल आइडिया टू हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। तो उसमें क्या होता है कि प्रिपरेशन जब इंसान करता है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन उसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो जो उसके जनरल एक्सपीरियंसेस हैं या जनरल आइडियाज़ जो हैं उनको वो गैदर करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडवांटेज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज। रैंडम सैम्पलिंग का एडवांटेज क्या है? ओके, जल्दी से आंसर कीजिए 9th का। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे मुझसे एडिटिंग मिस्टेक हुई है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो राइट आंसर जो है वो डी है। ये सारी ही चीज़ें आपकी रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेजेस होती हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलायबिलिटी इन द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स। ओके, अच्छा, मैं ये भी ट्राई करूँगी कि आपकी जो भी क्लासेस होती हैं, जैसे आपकी आज रिसर्च की क्लास हुई, तो मैं कोशिश करूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे मैं इन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके, वेबसाइट में। ठीक है, चलिए, राइट आंसर जो है आपका वो है सी, दैट इज वैलिडिटी। रिलायबिलिटी इज द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ द रिसर्च विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स वैलिडिटी। जहाँ पर रिलायबिलिटी होती है वहाँ पर वैलिडिटी भी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो राइट आंसर होगा आपका वैलिडिटी। ओके, तो चलिए अब अपने फाइनल स्कोर्स आप शेयर कर दीजिए। सारिका के 7 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। ओके, मीनल के 9 हैं। अच्छा, कोशिश करिए आप लोग कि रिसर्च में एटलीस्ट आपके 8 से 10 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 8 से कम हैं तो फिर और ज़्यादा मेहनत करिए, बेसिक्स को क्लियर करिए। ओके ओके, रितेश के 10 हैं, ज्योति के 10 हैं, जैबी के 9 हैं, देविना के 8 हैं, निकिता के 8 हैं। ओके, कविंद्र के 7 हैं, आशुतोष के 7 हैं, अंजुल के 7 हैं आउट ऑफ 8। 6th क्वेश्चन। ओके, the survey research are classified under the
सर्वे रिसर्च को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फंडामेंटल रिसर्च में भी करते हैं और हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी सर्वे रिसर्च कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल रिसर्चेज होती हैं आपकी, जो बेसिक रिसर्चेज होती हैं, उसमें भी हमेशा जो मेथड होता है वो आपका सर्वे मेथड होता है। और उसके साथ साथ जब हम कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई सोशल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी जो हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो भी हम वहाँ पर सर्वे की हेल्प लेते हैं और इसलिए हम उसको भी सर्वे रिसर्च बोलते हैं। जब आप बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे इन रिसर्चेस की तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं रिसर्च के वो ज़्यादातर बेस्ड होते हैं आपके फीचर्स पे, ठीक है। तो फीचर्स कभी इग्नोर मत कीजिएगा। हर एक रिसर्च का फीचर्स और हर एक जितने भी आपके मेथड यूज़ होते हैं रिसर्च में उनके फीचर्स जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, things which are verified are reliable, of course they are reliable, and जो वेरीफिएबिलिटी होती है आपकी या जो वेरीफाई करते हैं हम सिचुएशन को, वो यही करते हैं कि वो हर एक सिचुएशन में आपके जो टेस्ट हैं वो एग्जैक्ट हैं। जब वो टेस्ट एग्जैक्ट होंगे तो ही आपके वो रिलायबल होंगे, ठीक है। देखिए अप्लाइड रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और इस तरीके के जितने भी रिसर्च हैं सब में जो डिफरेंसेस हैं वो उनके फीचर्स के डिफरेंस है। आपको करना क्या है, अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो बेसिक वीडियोस एक बार देख लीजिए। मैंने वहाँ पे इजीली आपको बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा आप फीचर्स भी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के 10 MCQs और ये आपकी क्लास 67 है। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम एग्जिस्ट विद नॉन रिस्पॉन्डेंट्स इन सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में जो नॉन रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जिनको आप सर्वे के लिए उनसे आप फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो फीडबैक नहीं देते हैं, इनके इस तरीके के लोगों की वजह से क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है रिसर्चर को ड्यूरिंग हिज रिसर्च और डेटा एनालिसिस, तो ये आपको बताना है। ओके, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। Okay, so right answer is D, that is they cannot be found to determine if they are similar to respondents। तो उसमें क्या होता है कि जो उनका रिस्पॉन्स होता है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, उनके इंटरेस्ट को हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। तो इसके मतलब इसमें हम ये नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं कि उनका जो आप कह सकते हैं कि रिप्लाई होगा या उनका जो फीडबैक होगा वो सिमिलर होगा बाकी रिस्पॉन्डेंट से या नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक होता है उन सिचुएशन का जब हमारे पास रिस्पॉन्डेंट्स के सर्वे नहीं मौजूद होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रिसर्चर डिजाइंस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाउ वेरिएबल इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस हाउ वेल चिल्ड्रन लर्न स्पेलिंग वर्ड्स। इन दिस केस द मेन पर्पस ऑफ द स्टडी वॉज। तो एक कोई रिसर्चर है, उसने एक एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया है और उसमें वो एक सर्टेन कैटेगरी पे रिसर्च कर रहा है जिसमें उसको बताना है कि किस तरीके से बच्चे स्पेलिंग वर्ड सीखते हैं। तो ये क्या है, मतलब ये जो पर्टिकुलर उसकी पर्पस होगा वो पर्पस क्या है स्टडी का, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। मैंने कम्युनिटी में जो लिंक डाला है फ्री मटेरियल का मतलब ये है कि आपकी कन्वीनियंस फ़ी नहीं लगेगी। मैंने फ्री मटेरियल नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि जो पहले की कन्वीनियंस फ़ी आपकी लगती थी, जैसे अगर आप 10 रुपीज़ के जो क्वेश्चंस ख़रीदते थे वो आपको पड़ जाते थे कन्वीनियंस फ़ी वगैरह मिलाकर लगभग 12.5 रुपये के। तो वो जो एडिशनल 2.5 रुपये चार्जेस लगते थे वो अब एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे। वो चार्जेस जो आपका चैनल है मतलब हम लोग उसको बियर करेंगे, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म उसको बियर करेगा, एडिशनल चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। अब अगर आपको 100 क्वेश्चन खरीदने होंगे तो सिर्फ आपको 10 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। ओके ठीक है, मैं रीड नहीं कर रही हूँ। चलिए अब आप लोग खुद से रीड कर लीजिए क्वेश्चन।
Okay, so right answer is D, that is explanation. So let's move towards the next question. ओके, क्वेश्चन मैं रीड नहीं कर रही हूँ, सुनीता बोल रही है कि मैम आप रीड मत करिए, तो हो सकता है रीड करने से आपको आंसर पहले पता चल जाता हो, ठीक है, तो आप खुद से रीड कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है देन आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, पीएचडी का कुछ नया आपका नोटिफिकेशन आया है, वो भी मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, जितने भी न्यू नोटिफिकेशन होंगे आपके, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, वो सारा कुछ आपके वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज टू इम्पार्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4th, ओके, जल्दी से रिप्लाई कीजिए क्वेश्चन नंबर 4th का। और ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपके रिसर्च के रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो वहाँ से आप अपने मॉक्स दे सकते हैं और अपनी स्पीड भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम बेस्ड टेस्ट दिए गए हैं। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। विच क्वेश्चन मीनू, अब वो कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है प्लीज मेंशन। ओके, 5th वन। यस, वेबसाइट पे जितने भी टेस्ट हैं वो सारे फ्री में हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है वो सारी कुछ फ्री में है। ठीक है, ओके, ट्रू क्यों होगा? आई होप आपने 5th क्वेश्चन पढ़ लिया है। 4th में एक बार फिर से बता देती हूँ। हिस्टोरिकल रिसर्च इज इंटरप्रेटिव। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है? इसमें हम पास्ट एनालिसिस करते हैं, जो चीज़ हो चुकी होती है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, रिसर्च मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि पास्ट में हुई है, तो उसका इंटरप्रिटेशन जब आप खुद से करते हैं तो उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ट्रू होगा, क्योंकि ये इंटरप्रेटिव होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th का जिनको नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद डिस्क्रिप्टिव स्टडी, इनमें से कौन सी डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो सकती है? तो ये सारी ही आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हो सकती हैं। ओके, इन सब में डिस्क्रिप्शन इंक्लूडेड होता है, इन सारे ही रिसर्च मेथड्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए 6th का। राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, 7th का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आपने मल्टीपल टाइम्स किया होगा, आपको हर जगह ये क्वेश्चन मिला होगा। ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज एम्पेरिकल। फील्ड वर्क जो होता है आपका, फील्ड वर्क, वो आपका एम्पेरिकल रिसर्च में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ठीक है, मैं आंसर के बाद में आपको ईच क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, जल्दी से 8th का आंसर दीजिए।
जो फील्ड वर्क वाला आपका क्वेश्चन था ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप याद कर लीजिए। रिसर्च में देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और आपको मतलब वो क्वेश्चन एकदम रटे होने चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, नॉर्म डिफरेंस एंड क्राइटेरियन डिफरेंस पर वीडियो, ओके ठीक है परिसा, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। नॉर्म डिफरेंस एंड क्राइटेरियन डिफरेंस मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया था एमसीक्यू क्लास में, एक सेपरेट वीडियो मैं दे दूंगी उस पर। ओके, राइट आंसर इज बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बट आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसमें ये बोला हुआ है कि मान लीजिए कोई एक सैंपल है, उसको ड्रॉ किया गया है, मतलब उसको निकाला गया है, ठीक है, ड्रॉन करने का मतलब होता है निकाला गया है, और उस पॉपुलेशन से, और वहाँ पर कोई भी कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं किया है, हमने पैरामीटर्स नहीं दिया है। ठीक है, तो जब हम पैरामीटर्स नहीं देते हैं किसी सैंपल का तो उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, उन पैरामीटर को जब हम सेट करते हैं तो उसी पैरामीटर को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप स्टैट्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जैसे मार्केटिंग वाला ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये स्टैट्स वाला डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ के साथ पैरामीटर सेट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उसको आपने एक पैरामीटर सेट कर दिया कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इतने सारे बच्चे 10 ईयर्स के हैं, उनसे बड़े जो हैं वो 20 ईयर्स के हैं और उसके बाद 30 ईयर्स के हैं। तो आपने एक सैंपल निकाला, अगर आप सैंपल वहाँ से निकाल रहे हैं जो 10 ईयर्स वाले हैं तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आप पैरामीटर दे रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पहले से नहीं दिया है पॉपुलेशन में, आपने उनको डिवाइड नहीं किया है, आपने उनको कोई पैरामीटर सेट नहीं किया है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं असाइन किया है, ऐसे केस में जो सैंपल आप ड्रॉ करेंगे उसको आप बोलेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक है या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैंपल है, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड नहीं है। ओके, सो राइट आंसर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके किसी ने पूछा था कि ये वीडियो बाद में मिलेगा, ये सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है जिस पे मैं एमसीक्यू ले रही हूँ, इसके सबके बेसिक वीडियो आपको अवेलेबल हैं, आप एक बार चैनल पे चले जाइए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शायद वीडियोस कभी नहीं देखी होगी, तो आप अगर चैनल पे जाएंगे आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी यूनिट वाइज आपकी अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साइंस की वीडियोज़ नहीं है हमारे चैनल पर, मीनू परसेंटेज एंड परसेंटाइल के बारे में मैंने जब भी राशिद मैंने आपको बताया था, परसेंटेज जो होता है वो आपका क्राइटेरियन बेस्ड होता है और परसेंटाइल जो होता है वो नॉर्म रिफर्ड होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था इसका एमसीक्यू में। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज द मिडिल मोस्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है कि जो रिसर्च का सिनॉप्सिस है उसमें आपका मिडिल पार्ट को हम क्या बोलते हैं या क्या होता है वो मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट जो आपकी रिसर्च का मिडिल भाग होगा या मिडिल हिस्सा होगा उसी को हम मिडिल पार्ट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ, ओके सॉरी मैंने पढ़ दिया, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। पॉलिटिकल साइंस का अभी कोर्स अवेलेबल नहीं है। देखिए, अब कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पूरा कोर्स आपका टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, ज्योग्राफी की भी वीडियो बनाइए। ठीक है, देखिए हम कोशिश करेंगे कि अगले सेम से आपके और सारे सब्जेक्ट को हम इंक्लूड करें। ऑलरेडी आपकी कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपके चल रहे हैं, पेड कोर्सेज भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने किया है इंट्रोड्यूस, तो धीरे धीरे करके और चैनल को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने की कोशिश करेंगे।
क्वेश्चंस जिनको परचेज़ करना है डिजिटल स्टोर पे चले जाइए, ठीक है। अगर आप डिजिटल स्टोर पे नहीं डायरेक्टली जा पा रहे तो आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे स्टोर में जाइए। स्टोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिजिटल स्टोर दिख जाएगा, वहाँ पर आपको जाकर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लिंक नहीं मिली तो आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज़ टेलीफोन इंटरव्यू। जो टेलीफोन इंटरव्यू होता है वो आपका पर्सनल मेथड नहीं होगा। ओके, पर्सनल मेथड क्यों नहीं होगा? शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल का मतलब होता है, शेड्यूल एक तरीके का जैसे क्वेश्चनर होता है उसी तरीके का शेड्यूल भी होता है। उसमें शेड्यूल और क्वेश्चनर में ये होता है अंतर कि जो शेड्यूल होते हैं उनको आप लेकर जाते हैं डायरेक्टली, जो आपके मतलब जो भी आपके रिस्पोंडेंट हैं उनके पास लेकर जाते हैं और उनसे आप क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर फिल करते हैं, ठीक है। उनको हम शेड्यूल बोलते हैं। जो क्वेश्चनर होता है उसमें आंसर जो होता है वो रिस्पोंडेंट खुद फिल करता है। तो शेड्यूल भी आपका टाइप ऑफ क्वेश्चनर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन इंक्लूड होगा। ग्रुप इंटरव्यू में भी पर्सनल इंटरेक्शन होगा। टेलीफोन इंटरव्यू में आपका इंटरेक्शन तो होगा बट वो फ़ोन पे होगा और फेस टू फेस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको नॉन पर्सनल मेथड बोला गया है यहाँ पर। ओके, राइट, टेलीफोन में पर्सन सामने नहीं होता है। ओके, शिवा पूछ रहे हैं कि सारे क्वेश्चन हो गए तो आप अपने मार्क्स बता दीजिए, तब तक मैं लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर देती हूँ। ओके, शिवा पूछ रहे हैं कि आप मतलब उनको कैसे सारे वीडियोस देखें, कैसे देखें। तो मैंने आपको बताया कि आप क्या करिए, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी वीडियोस सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज अवेलेबल हैं। आप यूनिट एक एक यूनिट जो भी आप यूनिट पढ़ रहे हैं उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। ओके, 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 चलिए कोई बात नहीं। आज के मार्क्स कुछ लोगों के बहुत ख़राब आए हैं। कोशिश करिए कि वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस दोबारा से सॉल्व कीजिएगा और आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं रिसर्च का, उस टॉपिक पे प्रिपरेशन करिए। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस अवेलेबल कराए हैं वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जाकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो उससे आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सीटेट के बारे में कुछ बता सकते हैं? सीटेट के बारे में कुछ रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है सीटेट की, मतलब कि कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपके दी हुई है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर पे कुछ वीडियोस पढ़ी हैं, 2-3 वीडियोस पढ़ी हैं इंग्लिश लिटरेचर पे। हालो इफेक्ट जो होता है उसमें बेसिकली हम मतलब किसी चीज़ के डीप में एनालिसिस नहीं करते हैं, उसको ऊपर ऊपर एनालिसिस करते हैं, उसको हम हालो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसर्च एप्टीट्यूड। तो वैसे तो आज का शेड्यूल जो होता है आपका वो पीपल एंड एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स का होता है, बट मैं आज आपके क्वेश्चंस फ्रेम नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं रिसर्च एप्टीट्यूड आज कवर कर रही हूँ। कल की क्लास में हम पीपल एंड एनवायरनमेंट कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्विज़। आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज़ के लिए। ओके, हेलो गज़ला, हेलो छतर सिंह। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज़। So the first question is, action research is, okay, good evening. ओके, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आपके एग्ज़ाम में आपके सामने ये क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके से आपको खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप जल्दी रिप्लाई कीजिए आंसर्स को। Okay, right answer is B, that is a research carried out to solve immediate problem। जो इस तरीके की रिसर्च होती हैं जिनको हम इमीडिएट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, उनको हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2,
ओके, सेकंड का आंसर दीजिए। यस, एक्शन रिसर्च भी आपका एक अप्लाइड रिसर्च जैसा ही होता है। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है, ये एक नया वर्ड होगा आपके सामने शायद, इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो ये आप चाहे तो आप कहीं पे नोट कर लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है, ये जो स्टेप है ये कौन सी रिसर्च में हम करते हैं, तो ये हम हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हैं। उसका रीज़न क्या है? देखिए, इंटरनल क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आंतरिक आलोचना। इसमें हम क्यों क्रिटिसिज्म करते हैं? क्योंकि हमें जो ऑलरेडी फैक्ट्स जो हमारे पास हैं, जो ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट्स हैं, उनको हमें दोबारा से क्रिटिसाइज़ करके उनको प्रूव करना होता है। ठीक है, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उन पे हमें अपना व्यू पॉइंट देना होता है, और इसीलिए हम इंटरनल क्रिटिसिज्म का जो स्टेप होता है वो फॉलो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एक नया टर्म आपने सुना होगा, ये पहली बार हो सकता है। ओके, जिन्होंने अभी तक रिसर्च नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की मीनिंग क्या होती है? ये जो टर्म है एक्स पोस्ट फैक्टो, इसकी मीनिंग होती है द रिसर्च कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। जो एक बार इंसिडेंट हो चुका होता है उसके बाद जब हम रिसर्च करते हैं उस इंसिडेंट से रिलेटेड, उनको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगी हर एक क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक वीडियो, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, पहली बार चैनल पे आए हैं, वो प्लीज़ आप लोग जाकर जो बेसिक वीडियोस हैं रिसर्च प्लेलिस्ट में, रिसर्च एप्टीट्यूड की, उसको जाकर देख लीजिए। यस, घटना के बाद जो होता है, इंसिडेंट के बाद जो हम रिसर्च करते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज कंसाइज, क्लियर एंड कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज प्राइमरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स क्यों है? क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है ये सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इतना ज़्यादा इसमें जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा क्यों दी गई है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी, देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी आता है, हाउ मैनी अगर पूछा हुआ है तो आपको आंख बंद करके फ्रिक्वेंसी लगाना है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ।
सेवेंथ का राइट आंसर है आपका डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। क्यों हम करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर या रिव्यू ऑफ स्टडी क्यों करते हैं, जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, उसको हम क्यों करते हैं? ताकि आपका रिपीटिशन ना हो, गैप्स आपको आइडेंटिफाई हो पाए और उसके बाद इलॉजिकल कंक्लूजन आप ना ड्रॉ करें, आपको पता हो, इस वजह से हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने बोला था एक्सप्लेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स द स्टूडेंट्स अपीयर इन द रिसर्च क्लास इन द इज द एग्जाम्पल ऑफ, कितने बार स्टूडेंट अपीयर किए हैं रिसर्च क्लास में। तो अगर कभी आपने स्टार्ट्स पढ़ी हो, जो कि आपने पढ़ी होगी, आपको याद होगी कि आप एक टेबल बनाते थे जहाँ पर आप नंबर्स लिखते थे और फ्रीक्वेंसी लिखते थे। एक नंबर जितनी बार रिपीट होता था तो उसको बार बार लिखने के बजाय हम बस उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लिया करते थे कि जैसे मान लीजिए कि 2 है, नंबर 2 है और नंबर 2 5 बार रिपीट हुआ है तो हम 2 और फ्रीक्वेंसी 5 करते थे, तो जो रिजल्ट आता था हमारा वो आता था 5 2 जा 10। ठीक है कि जो 2 है वो 5 बार रिपीट हुआ है तो आंसर जो होगा वो 10 होगा। तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट से लिया गया है फ्रीक्वेंसी वाला और वही फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर भी जब हम डेटा, मैंने क्यों आपको स्टैट्स का एग्जांपल दिया है क्योंकि डेटा आप जब पुट करते हैं तो आप स्टैट्स के बेसिस पे ही डेटा पुट करते हैं। डिफरेंट टाइप की टेबल्स होती है जिनको आप फॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं और उसी टेस्ट में आपको फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो आपने जो फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, मीन मीडियन मोड पढ़ा था स्टैट्स में, 10th क्लास में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही चीज़ है ये। ठीक है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही वाली फ्रीक्वेंसी है कि कोई चीज़ कितनी बार अपीयर हुई है, अब चाहे वो नंबर हो, चाहे आपका कोई मतलब कोई कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी चीज़ हो, वो कितनी बार अपीयर हुई है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, चलिए 7th हो गया था। 8th, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज सैम्पलिंग। ओके, बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Okay, right answer is D, that is does it give consistent result। अब देखिए रिलायबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, तो ये क्वेश्चन तो आई होप आपको सबको पता ही होगा कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि हम ये चेक करते हैं कि हर एक सिचुएशन में जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, तो वही देखना है कि आप कितना ध्यान देकर क्लास अटेंड करते हैं। अगर ये आपका आंसर सही होता है तो इट मीन्स कि आप ध्यान देते हैं क्लास में। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए 10th का क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए मैं सबके आंसर्स देख लूँगी, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे देखना है कि किसने सही आंसर दिया है।
ओके, आई होप सबका आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बता देती हूँ कि किसने करेक्ट आंसर दिया है अभी तक। तो राधिका कौशिक ही सिर्फ एक अकेली स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, बाकी सबके आंसर गलत हैं। ओके, राइट आंसर है आपका सी। मैंने आपको बताया था सेम यही क्वेश्चन था, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी कि जो सैंपल होता है वो होता क्या है एक्चुअल में, वो पॉपुलेशन का क्या चीज़ होती है। तो सैंपल जो होता है उससे पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं। वो सेम भी हो सकती हैं, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो मैच करेंगी। ठीक है, तो राधिका ने जो करेक्ट आंसर दिया है दैट इज देयर आर करेक्टरिस्टिक्स विच मैच द पॉपुलेशन। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये अपने माइंड में बैठा लीजिए कि आपका जो मैच द पॉपुलेशन है वही होता है सैंपल। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि सैंपल पॉपुलेशन से मैच करेगा। आपको एक ही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फ्रेम होंगे। ठीक है, हर एक मतलब एक क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होगी बट उसका मतलब सेम होगा। मैंने आपको बोला कि रिसर्च के क्वेश्चंस जब भी आएंगे आपको ये पता होना है कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितनी नॉलेज है। आपको क्वेश्चन देख के घबराना या परेशान होना नहीं है। जो आपकी नॉलेज है आपको उसी पे स्टिक रहना है। क्वेश्चन में अलग अलग तरीके के ऑप्शन होंगे, आप कंफ्यूज होंगे, बट आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको हमेशा राइट आंसर चूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको बस इतना ध्यान होता कि सैंपल जो होते हैं वो पॉपुलेशन के साथ मैच करते हैं तो आपने इजीली सेलेक्ट करना था कि सी ऑप्शन होगा। ठीक है, बट आप इसमें सिमिलैरिटीज़, डिफरेंट, इन सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो गए। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, मैं इस पर एक वीडियो दे दूँगी देवीना, क्योंकि तीनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में और उनको रिलेट करने में प्रॉब्लम मतलब टाइम लगेगा, तो एक अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करना बेटर होगा। ओके, और जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मतलब याद रहते हैं, जिनके लिए वीडियो आपको चाहिए, तो वो प्लीज़ आप मुझे रिमाइंड करते रहा कीजिए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कमेंट में डाल दिया कीजिए ताकि मुझे याद रहे कि आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करनी है। ओके, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, यही आपके जेआरएफ डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि इतने सारे ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स इस वक्त लाइव हैं, बट उसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो अब जो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं यही आपको मतलब बाकियों से बेटर मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस पे स्पेशली फोकस किया कीजिए। ओके, टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दीजिए। टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी मैंने क्लियर किए हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ चैनल पे जाके देख लीजिए। यस, कल हायर एजुकेशन की क्लास नहीं होगी, कल आपकी पीपल एंड डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स होंगे। राकेश, आप कोशिश किया कीजिए कि जब तक आप ना अटेंड कर पाएँ वो आप लेटर ऑन देख लिया कीजिए। ठीक है, वीडियोस ही अवेलेबल होती हैं, आप दोबारा से आके चैनल पे देख सकते हैं। वेबसाइट पर हिंदी में भी डाल दीजिए। देखिए मैं सारिका, मैंने आपको बोला कि मैं एक बार 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद मैं हिंदी में डालूंगी, तो मैं सारे हर एक यूनिट पे 100 क्वेश्चन एक बार मुझे हो जाने दीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं वही क्वेश्चंस हिंदी में भी अवेलेबल करवा दूँगी। ठीक है, तो परेशान मत होइए आप लोग, हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, बस थोड़ा टाइम दीजिए। ये सपना, जो वीडियो मैंने अपलोड की है टीचिंग एप्टीट्यूड पे, उसमें होल सिलेबस कवर है। हाँ हाँ, जहबी राशिद, फिश बोल मुझे याद है, मैं प्रोवाइड करूँगी। मैं रिसर्च मतलब आई नो, मुझे इसको प्रोवाइड करना है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी ये पर्टिकुलर वीडियो। ओके, इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मैंने एक एमसीक्यू में एक्सप्लेन किया था ये।
देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिस पे मैंने आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड किए हैं, बट मैं जब एमसीक्यू क्लास लेती हूँ तो मैं वहाँ पर डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ चीज़ों को। तो आप क्या कीजिए, ये तो स्पेशली मैं सबको यही बोलूँगी जो भी न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ की जून से पहले तक की सीरीज़ नहीं देखी है, मतलब क्लास 1 से नहीं देखी है, वो सारे आप सीरीज़ देख लीजिए। बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट तो उसी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जून के एग्ज़ाम में भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और दिसंबर में भी उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। और दूसरी बात ये है कि वो क्वेश्चंस आपको कहीं और मिलने वाले नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं। तो इसलिए न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ पूरा सीरीज़ देख लीजिए। 5:30 टाइम होती है। ओके, थैंक यू सो मच। पेड कोर्सेज और इस क्लासेस के लिए अगर आपको पूछना है कुछ भी तो आप प्लीज़ मेल कर दीजिए। 5:30 PM क्लास का टाइम है। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज में रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक। रिसर्च एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the background of the historical researches is ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑप्शंस जो इसके दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पे वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको आंसर करना है। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। दोनों ही आपके सही हैं। इन द फॉर्म ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस भी हो सकता है ये, और इसके अलावा हिस्टोरिकल डेटा एंड फैक्ट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हिस्टोरिकल रिसर्च हम करते हैं तो अगर 1950 की है, 1950, उसके बाद 1960, 1970 एंड 1980, इस तरीके से भी हम क्रोनोलॉजिकल, मतलब कि क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि काल के अनुसार, मतलब आप कह सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, तो क्रोनो मतलब क्रोनोलॉजिकल का मतलब हुआ कि टाइम के सीक्वेंस में भी हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सिर्फ हिस्टोरिकल डेटाज एंड फैक्ट्स की बात करें तो उस बेसिस पे हम इन रिसर्चेस को भी कर सकते हैं। तो दोनों ही आपके करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजर विच डिवाइड्स अ डिस्ट्रीब्यूशन इन 10 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ऑप्शंस भी पढ़ लीजिए। ओके, ओके, राइट आंसर इज ए, दैट इज डिसाइल। आपका डिसाइल जो होगा उसको हम कहेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। अगर आप इसकी हिंदी देखते हैं, जैसे हो सकता है कि कोई मैथ्स बैकग्राउंड का ना हो, उनको ना पता हो इतना ज़्यादा, या आप भूल चुके हो, ये सारी चीज़ें आपने बचपन में पढ़ी थी, तो इसके लिए अगर आप हिंदी में देखते हैं इसको क्वेश्चन को तो भी आपको समझ में आ जाता। या उसके अलावा आप बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the polluted facts can lead to the birth of ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज पोल्यूटेड रिसर्च। पोल्यूटेड अगर फैक्ट्स होंगे आपके, ठीक है, पोल्यूटेड का मतलब यहाँ पर हुआ कि गलत फैक्ट्स, या फिर आपके जो पोल्यूटेड फैक्ट्स बेसिकली वो फैक्ट्स होते हैं जिसमें हम कुछ अदर इंफॉर्मेशन को मतलब साथ में मिला देते हैं और हम अपनी जो रिसर्च है उसको मॉड्यूलेट करने की कोशिश करते हैं या उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए जो एग्जैक्ट डेटा नहीं है वो उनके अलावा हम कुछ एडिशनल डेटाज डाल देते हैं, ठीक है, उनको हम पोल्यूटेड फैक्ट्स बोलते हैं।
और ये जो पोल्यूटेड फैक्ट्स होते हैं इनकी वजह से जो रिसर्च होती है वो भी पोल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था किसी क्लास में, रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, सारी ही आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ थ्योरी, थ्योरी का क्या फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ थ्योरी। थ्योरी का मतलब हुआ जब आप रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद आप थ्योरी डेवलप करते हैं, एक सिद्धांत डेवलप करते हैं। वो जो सिद्धांत होते हैं वो करते क्या हैं, वो थ्योरीज करती क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ सकती है। अगर कोई फिनोमिना आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी आपकी थ्योरी होगी, अगर आप कोई प्रेडिक्शन बना रहे हैं वो भी आपकी थ्योरी होगी, कोई कुछ नॉलेज जो है, करंट नॉलेज जो है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं या समराइज कर रहे हैं तो भी उसको हम आपकी थ्योरी ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, which of the following cannot be considered as a quality of good hypothesis। किसी की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ क्लास तक वेट कर लीजिए, क्लास एक बार आपकी ख़त्म हो जाए उसके बाद अपनी क्वेरीज कर सकते हैं क्विज के ख़त्म होने पे। इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जिसको हम गुड क्वालिटी नहीं बोल सकते हैं किसी भी हाइपोथेसिस की। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज मोडिफिबिलिटी। मोडिफिबिलिटी को क्यों हम नहीं बोलते हैं कि गुड क्वालिटी है, देखिए आपको पता है कि हाइपोथेसिस जो होती है वो हम स्टार्टिंग में ही सेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसी हाइपोथेसिस के बेसिस पे ही हम पूरी रिसर्च को अपने फ्रेम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो या तो वैलिडेट हो या तो फिर इनवैलिड हो। ठीक है, हम हमारी जो पूरी कोशिश होती है पूरी रिसर्च में वो वैलिडेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है। अगर मान लीजिए कि आप रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करते करते आपने अपनी जो हाइपोथेसिस है उसी को चेंज कर दिया, उसी को मॉडिफाई कर दिया, तो उससे क्या आपकी रिसर्च की वैलिडिटी रह जाएगी, क्या आपकी रिसर्च की रिलायबिलिटी रह जाएगी? तो ऑफ कोर्स नॉट। तो ये आपकी एक अच्छी क्वालिटी नहीं है अगर हमारी हाइपोथेसिस बार बार मॉडिफाई हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटरनल क्रिटिसिज्म इज डन। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या, कुछ क्वेश्चन मैंने आई थिंक इससे पहले की 2 क्लासेस में मैंने आपको कराया था, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स। जब हमें अपने जो हमारा सोर्स है उसकी एक्यूरेसी जो है उसको वेरीफाई करना होता है तो हम इंटरनल क्रिटिसिज्म का प्रोसेस यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ रिसर्चर कंडक्ट्स अ रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल contributes more to institutional effectiveness, it is an example of। क्वेश्चन नंबर 8, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आपके, जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर केस दिया है और वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है रिसर्च का, यहाँ पर आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है और ये देखना होता है कि कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च है वो। ठीक है, आपका जो आंसर होता है वो आपके क्वेश्चन में ही होता है, बस आपको अच्छे से उसको पढ़ना होता है।
ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस को। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल के एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दैट इज बी, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। हमें अगर इस तरीके की रिसर्च करनी होगी तो हमें डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स को अप्लाई करना होगा और उसके बाद उनका जो आप कह सकते हैं कि उनका जो आउटकम है, उनका जो रिजल्ट है, उसको एनालाइज करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है जहाँ पर हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं, और जो ऐसी रिसर्च होती हैं जिन पे जो उनकी थ्योरीज निकल के आती है वो अप्लाइबल होती हैं किसी सिचुएशन पे, उनको हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। ओके, मतलब अप्लीकेबल रिसर्च होती हैं ये आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, while writing research report a researcher, बेसिक क्वेश्चन है आपका रिसर्च एथिक्स से। सॉरी, आप रिसर्च प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट से बेसिकली क्वेश्चन है आपका। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सारे ही आपके अप्लाइड होंगे। ओके, आई थिंक दिस वाज द इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। Okay, question number 10 is an individual's ability to learn is okay, right answer is A, that is occurring from within। तो ये पूरी तरीके से रिसर्च का क्वेश्चन तो नहीं है, ज़्यादातर ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, बट हम चाहें तो इसको रिसर्च एथिक्स का पार्ट बोल सकते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे आज के। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। एक चीज़ और है, देखिए रिसर्च जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप जब रिसर्च पढ़ते हैं तो आपको जिस तरीके से रिसर्च समझ में आ रहा है, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो जिस तरीके से जिस एक्सप्लेनेशन से समझ में आ रहा है उस एक्सप्लेनेशन से आप याद कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन एक से ज़्यादा तरीके से भी हो, ठीक है, तो वो मतलब वो कोई आपका रॉन्ग या करेक्ट नहीं है। आपको जिस तरीके से याद हो पा रहा है, आप जिस तरीके से याद कर पा रहे हैं वो आपके लिए बेटर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ओके, एक्वायर्ड क्यों नहीं होगा, एबिलिटी टू लर्न। देखिए ये क्या होता है एबिलिटी टू लर्न, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो ज़्यादातर ये हमारे अपनी विलिंगनेस से आता है, ठीक है, हम अपने अंदर मोटिवेट होते हैं किसी चीज़ को सीखने से। एक्वायर्ड चीज़ें वो होती हैं जैसे जो चीज़ हम देखकर सीखें या किसी दूसरे से ले लें, वो सारी चीज़ें हम एक्वायर्ड कहते हैं। बट अगर हम सीखने की क्षमता की बात कर रहा है, ना कि सीखने की, जो हमारी क्षमता होती है, जो हमारी एबिलिटी होती है, वो हमारे अंदर से आती है। हो सकता है किसी की एबिलिटी ज़्यादा हो, किसी की एबिलिटी कम हो, तो ये हमारे अंदर से इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है और उसके अंदर ही ये चीज़ बेस्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन किसी ने बोला है, कौन सा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। क्या है आपके 4th क्वेश्चन में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जिसमें आपकी डिस्क्रिप्शंस होती हैं किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होता है जिसको हम डिटेल्ड में रिसर्च करते हैं। तो सर्वे टेस्ट जो होता है आपका, वहाँ पे भी हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी होती है। क्वेश्चन सर्वे चाहे हो आपका, वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव एंड डिटेल्ड मेथड होता है। एंड इंटरव्यू सर्वे भी आपका बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है रिसर्च कंडक्ट करने का। तो ये सारे ही आपके करेक्ट हैं। आप अगर सर्वे लेंगे
ठीक है। सर्वे भी अगर आप कर रहे हैं तो भी आप सबके मतलब जो भी उनकी थिंकिंग है, जो उनके रिस्पॉन्सेज हैं, उनको आपको करना पड़ेगा, मतलब उनको आपको जॉट डाउन करना होगा, उनको आपको उसके बीच मतलब उसको इंटरप्रेट करना होगा। इसी तरीके से क्वेश्चनएयर में भी और इसी तरीके से इंटरव्यू में भी, सब में आपको जो रिस्पॉन्डेंट हैं उनके रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करना होगा, उसको इंटरप्रेट करना होगा, उसके बाद उसको रिपोर्ट करना होगा। तो ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, ये सारे ही आपके डिस्क्रिप्टिव मेथड हैं। ओके, क्वेश्चनएयर भी देखिए, क्वेश्चनएयर में भी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनएयर आपने प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद आपको मिल गया क्वेश्चनएयर, फिर आपको उन्हें क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना होगा, आपको सारे जो आपके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उनको कलेक्ट करना होगा, उनको इंटरप्रेट करना होगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उसको रिपोर्ट करेंगे अपनी, मतलब आप कह लीजिए कि आप उसको इंक्लूड करेंगे अपनी रिसर्च में। तो ये सारे ही आपके डिस्क्रिप्टिव हुए। इंटरनल क्रिटिसिज्म एक प्रोसेस होती है जब हमें लगता है कि हमारी जो रिसर्च है वो वैलिडेटेड नहीं है, या हमने जो डेटा लिया है उसका मतलब जो सोर्स है वो सही नहीं है, तो हम ये इंटरनल क्रिटिसिज्म आपका करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स। हमें लगता है जैसे जहाँ पे भी हमारा सोर्स है वो हमने सही सोर्स लिया है या नहीं लिया। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं मैं, कि अगर आपने कोई एक रिसर्च की है कि दैट ईटिंग चॉकलेट हैबिट इन स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए रिसर्च है, और आपने जो सोर्स लिया उसमें आपने स्टूडेंट्स को तो इंक्लूड ही नहीं किया। तो इसमें ऐसे में क्या होगा कि जो आपके रिजल्ट के जो डेटाज आएंगे वो गलत आएंगे। तो ऐसे में आपको अपनी एक्यूरेसी को वेरीफाई करना होगा कि जो मैंने सोर्सेज से अपने मतलब जो हमने सर्वे कलेक्ट किए हैं या जो हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं, क्या वो एक्यूरेट हैं। उस चीज़ को, उस प्रोसेस को फॉलो करने को हम इंटरनल क्रिटिसिज्म बोलते हैं। जब रिसर्चर खुद से अपने सोर्सेज को वेरीफाई करता है अपने जो उसकी रिसर्च है उसकी एक्यूरेसी के लिए, तो उसको इंटरनल क्रिटिसिज्म बोला जाता है। ओके, ऑथेंटिसिटी नहीं यहाँ पर करेंगे हम, वेरीफाई करते हैं एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स, कि जो सोर्स है आपका वो आपका आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ऑथेंटिसिटी क्यों नहीं वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने ही उसको कलेक्ट किया है। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब आपने कलेक्ट ही नहीं किया है, ये चीज़ आपको नहीं करना है। ऑथेंटिसिटी का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपने किसी और से अपने जो आपके जो रिजल्ट थे वो आपने कैलकुलेट करवा लिए, या फिर जो आपका जो सर्वे था वो आपने किसी और से कंडक्ट करवा दिया। अगर आपने ऐसा कुछ किया होगा तो आपको ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपने खुद से कलेक्ट किया है सब कुछ सारे, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ सोर्स वेरीफाई करना होगा, क्योंकि आपने तो खुद से कलेक्ट किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ पोल्यूटेड फैक्ट्स उसमें डाल दिए हैं या फिर उसको मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, यस देविना, मेरे को याद है, मैंने नोट कर लिया है, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, मैं उस पर लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगी बहुत जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्या था आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 4 हो गया। और कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया है? क्रिटिकल वैलिडिटी एंड इंटरनल वैलिडिटी सेम नहीं है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, आई थिंक सो। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा दोनों ही टॉपिक को। देखिए, पेड कोर्सेज बंद हो चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी टाइम पहले ही मैंने पेड कोर्सेज को बंद कर दिया है। हो सकता है एक और कोर्स आपका आए और वो आपका क्रैश कोर्स होगा। ठीक है, अभी उसके बारे में कोई नॉलेज हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आपका क्रैश कोर्स लॉन्च होगा तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा पेड कोर्स के बारे में। और अगर कोई सब्जेक्ट का पेड कोर्स आता है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कम्युनिटी टैब पे। ओके, ओके सूरज मोहन, आई थिंक आपकी क्वेरी हो गई होगी। ओके, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बोला कि जो जो टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक चैनल पे नहीं है और जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप किसी वीडियो में कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि जो लाइव चैट्स होती हैं मैंने उस वक्त तुरंत बोला होता है, फिर बाद में मैं दोबारा लाइव चैट चेक नहीं करती हूँ। उसके लिए मुझे पूरी मतलब वीडियो देखनी पड़ेगी अगर मैं लाइव चैट को चेक करूँगी। तो बेटर होगा कि अगर आप कॉमेंट में डाल देंगे तो उससे मेरे पास रहेगा डेटा कि हाँ आपको इस चीज़ की वीडियो चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, और ये आपकी क्लास 70 है, न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ की।
तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। ओके, आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन द साइज ऑफ एन एडुकेट सैंपल। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ऑप्शंस रीड कर लीजिए, फिर आराम से आंसर कीजिए। Okay, right answer is D, that is research. Researchers insight into sampling. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो साइज होती है सैम्पलिंग की उसको डिटरमाइन करती हैं, बट रिसर्चर की जो इंसाइट है वो डिटरमाइन नहीं करती है। ठीक है, बाकी सारे आपके इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस कैन बी कंडक्टेड एट। ओके, आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव लेवल। हम किसी भी लेवल पे रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ क्वेश्चन मतलब रीड आउट कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शंस बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। ओके, आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज़ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। ये जो आपका पूरा मतलब जो सिचुएशन दी हुई है उसमें एक बच्चे का बिहेवियर वो जज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की जो भी रिसर्च होगी वो आपकी बिहेवियर पर्सपेक्टिव के मतलब के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आई होप ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन, कौन सी रिसर्च में फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस नहीं रिक्वायर्ड होता है। ओके, राइट आंसर इज बी, दैट इज़ हिस्टोरिकल स्टडीज़। इसके लिए तो आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है उसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जो चीज़ है वो हो चुकी है, तो आपको कोई हाइपोथेसिस सेट नहीं करना है वहाँ पे। आपको पता है कि क्या हुआ है, ठीक है, आप उसको जस्ट वैलिडेट कर रहे हो। आप उस पर जस्ट अपनी वैलिडेट भी नहीं कह सकते, आप उस पर जस्ट अपना प्रोस्पेक्टिव मतलब दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके के रिसर्च पे जो भी पास्ट रिसर्च होती हैं, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको आपको प्रूव या उसको आपको वैलिडेट नहीं करना होता है, उस पर आपको कोई हाइपोथेसिस नहीं सेट करनी होती है। ओके, राइट आंसर विल बी बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी किस चीज़ पे बेस्ड होती है? राइट आंसर विल बी बी, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ही हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, इसमें ही आपका डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंट्रोल्ड वेरिएबल, इन सारे वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट करके उसकी जो इफेक्ट होता है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th। अब मैं यहाँ पे फिर से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हर एक क्लास में मैं यही नहीं करने वाली हूँ कि आपको फिर से बेसिक्स बताऊँ। जिसको भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के फीचर्स नहीं पता है, जाइए गूगल करिए या फिर वीडियो देखिए बेसिक वाली, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और रिसर्च पे मैंने बार बार आपको यही बोला है कि नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बना के, वन लाइनर्स बना के पढ़िए। अगर आपको रिसर्च में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। ओके, राइट आंसर विल बी सी, दैट इज मेजरमेंट एरर ऑफ कांस्टेंट नेचर। अब इसमें सीधे सीधे बोला है, कुछ खास तो इसमें था नहीं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक एग्जामिनर है, उसने क्या किया है कि वो कुछ टेस्ट ले रहा है, या आप कह लीजिए कि वो एक डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, उसमें वो करता क्या है कि हर बार वो 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे देता है। ठीक है, ये जो 3 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम है, और ये बोल रहे हैं कि ईच एवरी टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट नेचर का हो गया। और एरर किस चीज़ में आ रही है? एरर आ रही है आपकी मेजरमेंट की एरर, क्योंकि जब आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको आप मेजर जो कर रहे हो उसमें आपकी गलती आ रही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज मेजरमेंट एरर ऑफ कांस्टेंट नेचर। अब यहाँ पर क्यों टेस्ट की बात की गई है? सिर्फ आपकी यहाँ पे अगर सैम्पलिंग की बात की जाती तो आपका ये सैम्पलिंग एरर होता। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि सैम्पलिंग करते वक्त ऐसा आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि टेस्ट जब हम कर रहे थे, मतलब यहाँ पे कोई टेस्ट पर्टिकुलरली वो कर रहा है, उस टेस्ट में उसने हर बार 3 मिनट्स का जो टाइम है वो अलाउ करा है, और उस वजह से एरर क्रिएट हो रही है। तो ये जो एरर होगी ये आपकी पहले तो कांस्टेंट नेचर की होगी और टेस्ट से रिलेटेड है, इसलिए ये आपकी मेजरमेंट एरर होगी। ठीक है, राइट आंसर विल बी सी। समझ में आया है नहीं? देखो यहाँ पर देखो, सम सब्जेक्ट्स इन द ग्रुप, तो इसका मतलब हर बार ही होता है। ठीक है, रैंडम जब होता है तो उसमें क्या होता है कि 3 मिनट देता, अगली बार वो 4 मिनट देता, फिर 6 मिनट देता, फिर 10 मिनट देता, तो उसको हम रैंडम नेचर बोलते हैं। कांस्टेंट नेचर का मतलब यहाँ पर ये है कि वो जो टाइम है वो टाइम फिक्स्ड है। ठीक है, हर बार उसने क्या किया, जितनी बार भी उसने दिया है, सम सब्जेक्ट्स मतलब जितनी भी बार, ऐसा तो नहीं है 1 सब्जेक्ट लिखा है, सम सब्जेक्ट मतलब कि एक बार से ज़्यादा बार ऐसा हो रहा है, और हर बार वो जो टाइम है वो आपका सेम है, ऐसा नहीं है। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता कि एक बार उसने 3 मिनट्स का गैप दिया, एक बार उसने 5 मिनट्स का गैप दिया, एक बार उसने 10 मिनट्स का गैप दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो वो आपका रैंडम नेचर हो जाता, क्योंकि टाइम जो है वो आपका फिक्स्ड नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कांस्टेंट नेचर है। दूसरी बात ये, अगर एक ही सब्जेक्ट की बात की गई होती, 1 सब्जेक्ट बोला होता, या फिर आपका, बट यहाँ पर क्या है, 1 नहीं है, सम बोला है। ठीक है, सम या फ्यू अगर ऐसे वर्ड्स लगे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक नहीं है। ठीक है, एक से ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसका मतलब आपका हो गया रैंडम नेचर, सॉरी कांस्टेंट नेचर। उसके बाद ये हम बोलेंगे कि ये जो है, जो पहला ऑप्शन था आपका सैम्पलिंग एरर ऑफ रैंडम नेचर, मैंने आपको भी बताया। अगर आपका यहाँ पर टाइम अलग अलग होता तो वो रैंडम नेचर हो जाता, अगर सैम्पलिंग में इशू होती तो सैम्पलिंग एरर, और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि जो प्रॉब्लम है वो सैम्पलिंग के टाइम पे हो रही है,
तो ये आपका सैम्पलिंग एरर नहीं होगा। समझ में आ गया? देखिए दो चीज़ों को यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ को समझना है, रैंडम नेचर क्या होगा और कांस्टेंट नेचर क्या होगा। अगर अलग अलग टाइम्स दिए होंगे तो आपके रैंडम नेचर होगा, अगर एक ही टाइम दिया होगा तो कांस्टेंट नेचर होगा। इसी तरीके से एरर का टाइप क्या है, टाइप आपका यहाँ पर मेजरमेंट एरर है, क्योंकि इन्होंने टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस यूज़ किया है वहाँ पर। मतलब एक कोई पर्टिकुलर टेस्ट, वो टेस्ट किसी भी तरीके का टेस्ट हो सकता है, वो आपको क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वान्टिटेटिव भी हो सकता है। आपको पता होगा अगर आपने कभी बिहेवियरल स्टडी की हो तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं डिफरेंट जो क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं। तो उन टेस्ट में जब वो उसने मेजरमेंट की है तब उसमें एरर आ रहा है। अगर यहाँ पर आपका इंटरव्यू कुछ और होता, जैसे मान लीजिए कि उसने डेटा कलेक्शन किया है, सैम्पलिंग की है, ऐसा कुछ दिया होता तो आपका सैम्पलिंग एरर होता। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट आर यूज्ड इन एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट? दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, अगर उस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं तो सिर्फ इन दोनों चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या टेस्ट है या फिर डेटा कलेक्शन एंड सैम्पलिंग की बात की जा रही है, और जो टाइम है वो रैंडम है या फिर कांस्टेंट है। एंड सम एंड फ्यू को भी देख लीजिएगा कि कुछ लोगों को उसने दिया हुआ है कि सबको दिया हुआ है कि एक से ज़्यादा लोग हैं। ओके, राइट आंसर इज सी, दैट इज़ बोथ ऑफ देम। दोनों ही टेस्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट को देना हो। ठीक है, दोनों ही टेस्ट आपके होते हैं, पैरामेट्रिक भी हो सकता है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज द कैटेगरी ऑफ द डेवलपमेंटल रिसर्च? क्वेश्चन नंबर 8। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक कोई पूछ रहा था, इसको आप गूगल कर लीजिएगा। बट पैरामेट्रिक वो होता है जहाँ पर हम कोई पर्टिकुलर अजम्पशन रखते हैं और ये स्टार्स के टेस्ट होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक वो होता है जहाँ पर कोई अजम्पशन नहीं होता है। तो अगर आपका अजम्पशन होगा, मतलब पैरामेट्रिक होगा, तो भी आप रिजल्ट को उसको डिक्लेयर कर पाएंगे उन टेस्ट के थ्रू। अगर आपने कोई अजम्पशन नहीं किया होगा, नहीं लिया होगा कोई अजम्पशन, तो भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट के थ्रू। ठीक है, बस इतना जानिए कि पैरामेट्रिक में हम कुछ अज्यूम करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में हम अज्यूम नहीं करते। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसे कुछ नहीं आएगा इससे। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सारे ही आपके जो टेस्ट यहाँ पर रिसर्च हैं वो आपके डेवलपमेंटल रिसर्च की कैटेगरीज में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sample drawn does not specify any condition about the parameter of the population, it is called? ओके, तो ये मैंने इस तरीके का क्वेश्चन एक और मैंने करवाया था इससे पहले भी। आई थिंक इसकी वजह से अगर आपने क्लास देखी हो प्रीवियस वाली तो आपका क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। राइट आंसर इज बी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्ट। मैंने आपको बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैम्पल्स होते हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैट्स होते हैं वो कोई भी पैरामीटर को फुलफिल नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी सैम्पल बनाया और उसके कुछ पैरामीटर्स आपने डाले हैं। ठीक है, जैसे आपने डिवाइड कर दिया डिफरेंट एज ग्रुप्स के बेसिस पे, तो जो भी ऐसा सैम्पल होगा जो किसी पैरामीटर को फुलफिल नहीं करेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैट्स बोलेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैम्पल्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
अब मैं रीड आउट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्शियली ब्लाइंडनेस है उनको, और उनको बाद में जब वो वीडियो देखते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि क्वेश्चन थोड़ी देर जब तक आप लोग रीड आउट कर रहे हैं तब तक मैं रीड नहीं कर रही हूँ, लेटर ऑन मैं रीड कर रही हूँ, ताकि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दिक्कत ना आए। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10। ओके, द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल मेथड्स ऑफ रिसर्च, ये सारे ही आपके आएंगे। हम साइंटिफिक मेथड इसमें अप्लाई करते हैं हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए भी हम कर सकते हैं, और इसके अलावा स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन भी हम कर सकते हैं अगर हमें कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है पास्ट इवेंट की, तो सारे ही आपके अप्लीकेबल होंगे। ओके, तो ये आज आपका 10 क्वेश्चंस थे। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। 1 and 2 question please show. Okay, just a second. किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। ओके, आज काफ़ी सारे लोग के अच्छे मार्क्स आए हैं, 8, 9, वेरी गुड। ईशा, स्टिल मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, स्टिल आपके नोट्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो एक बार नोट्स कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। देवीना के 9 out of 9 है। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपने पढ़ लिया होगा। मैम प्लीज़ सारे टेस्ट पे एक वीडियो प्रोवाइड कीजिए। देखिए टेस्ट पे एक वीडियो मैंने जो क्रैश कोर्स करवाया था, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड वाली जो क्रैश कोर्स है वो एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, और उसके अलावा मैंने उसमें 1 लाइनर्स दिए हैं टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, उतना पढ़ लीजिए, उतना सफिशिएंट होगा। ओके गुड, आज तो काफ़ी सारे लोग के अच्छे मार्क्स हैं। 7, देखिए 7 अगर आप रिसर्च के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपका कभी रिसर्च सब्जेक्ट नहीं रहा है तो भी कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 7 आप स्कोर कीजिए आउट ऑफ 10। ठीक है, जो मैं डेली क्लासेस आपको दे रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। मैम नेचर का प्लान करना टीचर मैगजीम्स में आती है। टीचिंग मैगजीम्स में नेचर का प्लान करना, जाबिर राशिद, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन आपका। आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कहीं पे क्वेश्चन, या मैगजीम्स ऑफ टीचिंग करके आप सर्च कीजिए, आपको सारे मैगजीम्स मिल जाएंगे नेट पे। ये जो डेली एमसीक्यूज हैं ये चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।